तो जय हिंद साथियों, आप सबों का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। देखिए, मैंने जो आप लोग से वादा किया था एनसीईआरटी पढ़ाने का क्लास 9th और क्लास 10th, आज उसी का मैं स्टार्ट कर दिया हूं, जिसमें आज हम पहला क्लास लेने वाले हैं। तो आप लोग अपने इस पहले क्लास में देखते हैं किस तरह से अपना सपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि टाइम हमारे पास उतना है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी वीडियो बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग से वादा किया तो आप लोग का वादा पूरा कर रहा हूँ। देखिए, ये एनसीईआरटी सीरीज़ उन सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनका सेट में बहुत कम नंबर आता है या जिनका नंबर थोड़ा सा जो है ज़्यादा आता है और अच्छे नंबर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो देखिए, आप अगर एनसीईआरटी पूरे कवर कर लेते हैं तो आपका ज़रूर अच्छा नंबर आने लगेगा और साथ में आपकी तैयारी भी ज़रूर हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि सिलेबस जो है आप लोग को पता है। सिलेबस क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस है एनसीईआरटी का। और साइंस, देखिए साइंस में कोई भी हो, चाहे वह बिहार पुलिस, चाहे बिहार दरोगा का स्टूडेंट हो, चाहे बीपीएससी ट्री जो आगामी वैकेंसी आने वाला है उनका स्टूडेंट हो, साइंस सभी के लिए ज़रूरत है। और साइंस 19 से 20 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। तो चलिए, आज से बिना देर किए हुए क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है चैप्टर का फर्स्ट नेम? क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये कवर करना जरूरी होता है कि हम क्या पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर में। तो पहले आप लोग जान लीजिए आज के इस पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए, हम पॉइंट बाय आप लोग को बना देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि हम लोग को आज इस चैप्टर में पढ़ना है पहले पदार्थ क्या होता है, ठीक है। पदार्थ क्या है, ठीक है। आज पढ़ लेंगे पदार्थ क्या है। और दूसरा पढ़ेंगे कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या है। पदार्थ के भौतिक स्वरूप, पदार्थ के भौतिक स्वरूप। देखिए, चलिए हम यहाँ पे लिखते नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग को पदार्थ के। देखिए यहाँ आप समझ लीजिए पदार्थ के भौतिक स्वरूप। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे विसरण क्या है, विसरण क्या है। चौथा पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। और पांचवें पढ़ेंगे संपीड्यता क्या होता है। और एलपीजी सीएनजी का उदाहरण पढ़ना है इसमें, ठीक है। तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है और प्रसुप्त ऊष्मा क्या है। आज के इस चैप्टर में हम लोग को ये सारी चीज़ पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और आप लोग को देखिए फर्स्ट चैप्टर है, आप लोग को इसमें बहुत सारी चीज़ पता होगा, बहुत सारी चीज़ नहीं पता होगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है, टाइम एक्सपेंड करना है। धीरे धीरे आप लोग का सारा डाउट खत्म हो जाएगा और सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, कह रहा है अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। कहने का मतलब कह रहा है कि आप लोग अपने आसपास में बहुत सारे वस्तुओं को देख रहे होंगे, बहुत सारे चीज़ों को देख रहे होंगे जिनका आकार और आकृति सब अलग अलग होता है, ठीक है। साइज़ भी अलग होता है, उसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, ठीक है। लेकिन ये किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है। लेकिन ये किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना है। जिस चीज़ से ये मिलकर बना है वैज्ञानिकों ने उसी चीज़ को क्या नाम दिया? पदार्थ दिया, ठीक है। पदार्थ नाम दिया। तो पदार्थ, अब पदार्थ है क्या? पदार्थ को समझना क्या है, पदार्थ क्या है, पूरे हमारे बातों को ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग का जो है रटना नहीं पड़ेगा। तो पदार्थ क्या होता है समझिए कि पदार्थ वैसी वस्तु जिसमें क्या होती है, जिसमें क्या होता है कि भार होता है, ठीक है। वैसी वस्तु जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, ठीक है। भार कहने का मतलब द्रव्यमान, जो स्थान घेरता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। जैसे दुनिया में सारी वस्तुएं, चाहे हवा हो, पानी हो, दवा हो, मिट्टी हो, ये सब क्या है? पदार्थ के उदाहरण हैं। अब पदार्थ के हम लोग पदार्थ समझ गए कि पदार्थ क्या होता है? वैसी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसका कुछ न कुछ भार होता है, द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अब पदार्थ के भौतिक स्वरूप, चलिए आगे पढ़ते हैं। और पढ़ते हैं हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ये सब बता दिए हैं। ये सब देखिए, इतना हमको पैराग्राफ पढ़ना नहीं है, ये सब जितना निचोड़ है एक बार में हम अपने लेक्चर में बता दे रहे हैं निचोड़ को, ठीक है। अब बोल रहा है कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने भागों में बांटा था। जो प्राचीन दार्शनिक थे वह पदार्थ को बोला था कि वह पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। पंच तत्वों से मिलकर बना। और वो पंच तत्व है क्या? देखिए, वह उस पंच तत्व में वायु आता है, ठीक है, पृथ्वी आता है, अग्नि आता है,
जल आता है और आकाश आता है। इस पंच तत्व को आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। देखिए आप लोग एनसीईआरटी बुक खरीद लीजिएगा और जो भी मैं मार्क करने के लिए बोलूँगा उसको मार्क करना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। देखिए पंच तत्व में क्या क्या आता है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश आते हैं, ठीक है। उसके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ की इसी प्रकार से वर्गीकृत किया था। तो कहने का मतलब कह रहा है कि उस समय के जो यूनानी दार्शनिक थे वह पदार्थ को पंचतत्व में विभाजित किया था। पंचतत्व कहने का मतलब वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये इस आधार से बांटे थे। और आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को किसके आधार पर बांटा था? आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किए थे। देखिए आधुनिक जो वैज्ञानिक थे वह क्या किए थे, पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किए थे। इसको भी हेडिंग कर लेना है, लाइन कर लेना है आप लोग को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है इस अध्ययन में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे और पदार्थ के जो भी रासायनिक पहलू हैं उनको आगे पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग पदार्थ के भौतिक पहलुओं को पढ़ेंगे, ठीक है, पदार्थ के भौतिक पहलू को। तो चलिए तो आगे देखते हैं पदार्थ के भौतिक पहलू क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखिए फर्स्ट पॉइंट है पदार्थ के भौतिक स्वरूप और उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है एक पॉइंट, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पदार्थ जो है वह कणों से मिलकर बना हुआ है, इसको आप लोग को नोट करना है, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। देखिए क्रियाकलाप हम लोग को नहीं पढ़ना, बस समझना है कि देखिए दो पहलुए थे, दो पहलू का मानना था, ठीक है। एक पहलू का मानना था कि पदार्थ जो है वह लकड़ी, जैसे मान लीजिए ये है तो ये लकड़ी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और दूसरे पहलू का मानना था कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो ठीक है, दो पहलू आप लोग समझ लें, एक तो कणों से मिलकर बना हुआ है, एक लकड़ी के सतत से बना हुआ है। तो ये कण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कण को हम लोग पढ़ेंगे आगे के। देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, इसको आप लोग नोट करना है। यही कूट में दे देता है तो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनता होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब आगे देखिए क्या है। अगला पेज में चलिए हम लोग समझते हैं पूरे अच्छे से। कह रहा है जब जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। बात सही है। इसमें क्या होता है, नमक जो एक कण तरह होता है और जल में घुलने के बाद जल में वो विलीन हो जाता है, दिखता नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग समझते हैं इसको, इसका क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें, ठीक है। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल कर निकाल कर 90 ml जल में मिला देना है। चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसको उतना पढ़ना नहीं है, ध्यान नहीं देना है क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों में पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 ml भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटोल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी इसकी हमें महक मिलती रहती है। अब ये देखिए, ये बॉक्स जो है इसको ध्यान देना है, इस बॉक्स को ध्यान देना। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोगों को क्या करना है, नोट कर लेना है। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, इसको समझना है हम लोग को। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण को समझना है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है।
बिल्कुल सही है। जो भी पदार्थ होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अगर मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी तो ठोस है, उसमें अगर रिक्त स्थान है कि नहीं है, तो अगर हम लोग उसमें कील गाड़ते हैं तो वो कील धंस क्यों जाता है, इसका मतलब पदार्थ के कण के बीच, उसके बीच में क्या है, कण है, क्या है, खाली जगह है, इसलिए वो उसमें धंस जाता है। ये देखिए, ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप को नहीं पढ़ना है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये समझ लीजिए, ठीक है। और इसमें वही कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसमें हम लोग जल डालते हैं तो जल क्या होता है, घुल जाता है, या नमक को, या हम लोग चीनी को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो वो घुल जाता है। तो वही है रिक्त स्थान, मतलब जल में भी रिक्त स्थान है, इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। अगला पॉइंट समझिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं, कहने का मतलब चालू अवस्था में रहते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे हम लोग समझते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को नोट कर लेना है, जो भी इसमें पॉइंट है उसको नोट अच्छे से करना है। और देखिए, अब ये पॉइंट क्या नोट करना है आप लोग समझिए। यहाँ पे हम देखिए पहले से जो भी पढ़े थे हम उसको मार्क करके रखे हुए हैं और उसको हम समझा भी देंगे। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गति की ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इस पॉइंट को आप लोग को अच्छे से समझना है, ध्यान देना है, ठीक है। कह रहा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। ये बात तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसमें गतिज ऊर्जा क्या होता है, कहने का मतलब कोई भी वस्तु जितना स्पीड में गति करेगी उसमें उतना गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु जितना स्पीड में गति करेगी उसमें उतना गतिज ऊर्जा होगा। और देखिए, तापमान बढ़ने से क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि चीनी का घोल है, जैसे मान लीजिए शक्कर है, ठीक है, शक्कर है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको उबालते हैं, उसको या शहद है, शहद को हम लोग गर्म करते हैं तो वह धीरे धीरे क्या होता है, फैलने लगता है। शहद क्या होता है, फैलने लगता है। तो वही कह रहा है कि तापमान बढ़ाने से कणों के बीच में गति क्या होती है, बढ़ने लगती है, और कणों के बीच में गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। या जल को हम लोग गर्म करते हैं तो वह उबलने लगता है, इसका मतलब उसके कण में क्या हुआ, गति आ गया। तो इसलिए तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसको याद रखिएगा कि पदार्थ में तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्रियाकलाप हम लोग देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, कह रहा है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। अब कहता है कि विसरण क्या है, तो विसरण समझ लीजिए क्या है। जैसे दो कण हैं, दो कण जब धीरे धीरे आपस में मिल जाते हैं, जब दो कण धीरे धीरे आपस में मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ लिख के रखे हुए हैं तो इसको याद रखना है आप लोग को। देखिए, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। दूसरा पॉइंट, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। आप लोग को यही कूट में दे देगा, तो आप लोग को ये याद रखना है। अब अगला देखिए, यहाँ पे क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये इसको समझिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसको समझना है अच्छे से। जैसे क्या होता है कि जैसे एक चुंबक है, ठीक है, और एक लोहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जब इसको आसपास मिलाएंगे तो ये धीरे धीरे अपने आप को खींचता है। क्या करता है, खींचता है। और आकर्षित कहने का मतलब, जैसे कोई भी ठोस पदार्थ है, जब उसमें देखिएगा कि जिसमें जितना ज़्यादा आकर्षण होता है वह उतना ठोस होता है, ठीक है। जिसमें जितना आकर्षण होता है वह उतना ठोस होता है। इसलिए पदार्थ के बीच में क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता होती है। चलिए अगला आगे देखते हैं। ये सब क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप को नहीं पढ़ना है। क्रियाकलाप को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बस हम लोग का तैयारी तो हो गया, तब तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्था क्या है, ठीक है, पदार्थ की अवस्था। कह है अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कहने का मतलब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। वैसे तो पदार्थ का मूल अवस्था बोलेगा तो 3 है, लेकिन पदार्थ के जो है टोटल भाग कितने होते हैं, 5 भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा अवस्था, चौथा, और 5वां होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं। मूल रूप से बोलेगा तो ठोस, द्रव और गैस होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। कह रहा है अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाएं
अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिए शुरुआती में आप लोग को बोरिंग फील होगा, ठीक है, तो उसको ध्यान नहीं देना है। बोरिंग फील होगा, पता है कि कोई भी चीज़ जब शुरुआती में हम लोग पढ़ते हैं तो बोरिंग फील होता है या थोड़ा सा सेटअप होने में टाइम लगता है, तो आप लोग को ध्यान देना है और अपना टाइम एक्सपेंड करना है। धीरे धीरे आप लोग को बहुत अच्छे लेवल तक हम पहुँचाने का काम करेंगे आप लोग को। तो सुनिए, पदार्थ के हम लोग पदार्थ पढ़ लिए। अब देखिए क्या करना है, धीरे धीरे सबको विस्तार करके पढ़ना है। ठोस अवस्थाएं। अब ठोस अवस्था के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ठोस अवस्था के बारे में हम लोग को इतने सारे पॉइंट पढ़ने हैं, तो उसको अच्छे से ध्यान देना है आप लोग को। यहाँ देखिए, यहाँ पे अब क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को एग्जाम में आता है। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। कहने का मतलब ठोस के हैं, जैसे पेंसिल हो गया, ईंटा हो गया, पत्थर हो गया, ये क्या है, किसके उदाहरण हैं, ठोस के उदाहरण हैं। तो अब यहाँ पे समझना है आप लोग को। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है। अब ये भी समझना है कि पदार्थ जिसमें ठोस जो होता है उसका एक निश्चित आकार होता है। जैसे ये पेन देख लीजिए, ठीक है, ये क्या है, ठोस है। इसको दबा रहे हैं, दब रहा है क्या, नहीं दब रहा है। इसका आकार क्या है, ठोस है। इसको लिवाएंगे, लिवेगा क्या, नहीं लिवेगा। ये लिवाएंगे टूट जाएगा, ठीक है, लिवेगा नहीं, ये टूट जाएगा। तो ये क्या है, ठोस है। और इसका आकार भी क्या है, निश्चित है। लंबा है, इसका आकार क्या है, निश्चित है। इसको हम गोल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पदार्थ ठोस जो होते हैं उसके आकार निश्चित होते हैं। ठोस के आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। अब यहाँ पे स्थिर आयतन का मतलब क्या होता है, स्थिर आयतन का मतलब होता है कि ये जितना अथी है उतना ही जगह अपना छेकेगा, ठीक है। इसका आयतन भी निश्चित होता है। इसका आयतन ऐसा नहीं कि जैसे इस पेन को अभी यहाँ पे बुक पे रख दिए तो ये इतना जगह छेका, और कहीं और यहाँ पे मान लीजिए इस टेबल पे रख दिए तो ज़्यादा जगह छेकेगा, नहीं, सभी जगह ये समान जगह छेकेगा। इसका मतलब इसका आयतन भी क्या है, सेम है। जैसे मान लीजिए इस पेन को हम नीचे रखें, ये पेन अपना नीचे में जितना स्थान घेरेगा वही इसका आयतन हुआ, और इस पेन को यहाँ पे जो रखेंगे, जो स्थान घेरेगा, जितना स्थान घेरेगा वही इसका आयतन है। तो इस पेन का जिस भी जगह रखें सभी जगह अपना आयतन सेम रखेगा। तो इसलिए पदार्थ के जो ठोस अवस्था है उसके आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें साइंस एनसीईआरटी बोला है कि जो ठोस हैं उसको अगर आप बाह्य बल उस पर लगाइएगा, बाह्य बल कहने का मतलब ये पेन है, इस पर हम बाह्य बल लगाते हैं, जोर से दम लगाते हैं, तो ये टूट सकता है लेकिन ये लीव नहीं सकता है। ये टूट सकता है लेकिन ये लीव नहीं सकता है। इसलिए पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के ठोस जो होते हैं, ठोस दृढ़ होता है। ठोस क्या होता है, दृढ़ होता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, चलिए एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है रबड़। इसको एग्जाम्पल को याद रखना है दोस्त, एग्जाम्पल ही एग्जाम में आता है तो इसको याद रखना है। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है। देखिए इसका एग्जाम्पल दिया है कि देखिए ये तो टूट नहीं रहा है, ये तो टूट नहीं रहा है, इसको आगे खींचेंगे तो खींचा नहीं रहा है। लेकिन रबड़ आपको एग्जाम में आएगा तो भ्रम पैदा कर सकता है। रबड़ देखिए, रबड़ को हम लोग अगर खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, उसका आकृति क्या होता है, चेंज हो जाता है, लेकिन फिर छोड़ देते हैं तो फिर अपनी अवस्था में आ जाता है। देखिए बाह्य बल लगाए बिना, अब जब बाह्य बल लगाते हैं तब वो अपना आकार चेंज किया, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो वो स्वतः अपने जगह पे आ जाता है। इसका मतलब रबड़ भी क्या है, ठोस है, उसके आकृति में चेंज नहीं आया है, ठीक है, पुनः अपनी अवस्था में आ गया। आगे चलते हैं। आगे अगला पॉइंट क्या है, बी नंबर में, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस हैं। तो चलिए इसका उदाहरण आप ये क्वेश्चन किया है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लोग को आगे में मिल जाएगा, इसका स्पष्टीकरण मिल जाएगा। छठा करा कि स्पंज क्या है, ठीक है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्यों। चलिए इन सभी बातों को आप लोग यहाँ पे समझिए। ये सभी ठोस ही हैं क्योंकि कह रहा है आप लोग जितने भी एग्जाम्पल ऊपर में देखे हैं वो सभी के सभी क्या हैं, ठोस हैं, ठीक है। यही एग्जाम्पल आप लोग को स्पष्टीकरण करेगा, ठीक है। सुनिए क्या कर रहा है पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बाह्य बल
और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। ठीक है, कहता है कि अगर हम लोग उस पर बाह्य बल लगाते हैं तो वह जो है अपना आकार चेंज कर लेता है, लेकिन किंतु बाह्य बल जब हटा लेते हैं तो वह अपने पुनः अवस्था में आ जाता है। इसका मतलब ये ठोस है। अब अगला दूसरा एग्जाम्पल जो था उसका एग्जाम्पल सुनिए, चीनी और शर्करा वाला। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, उनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। बात सही है। चीनी को कहीं भी रखिए, बाल्टी में रखिए, हाथ में रखिए, उसका आकार नहीं चेंज होता है। चीनी अगर गोल है तो वह गोल ही रहेगा, ना कि वह लंबा हो जाएगा। छठा देखिए, तीसरा पॉइंट, स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं। इनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। देखिए स्पंज क्या होता है, उसमें बाहर से वायु घुस जाता है। ठीक है, इसको दबाते हैं, जब हम लोग दबाएंगे तो ऐसे पिचकेगा ये। ठीक है, पिचकेगा। जब इसको हम लोग छोड़ देंगे तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। इसका मतलब पुनः हुआ अपने आकृति में आ गया, अपने आकार में पुनः हुआ आ गया। इसका मतलब ये क्या है कि ठोस हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल आप लोग को भ्रम पैदा कर सकता था, और एग्ज़ाम में यही सब एग्जाम्पल आने के चांस होते हैं, क्योंकि ये डाउटफुल होते हैं और इनको आप लोग को लगेगा कि पदार्थ का आकार और आकृति निश्चित होता है, लेकिन रबड़ को हम लोग आकार बदल देते हैं, तो ये ठोस नहीं होगा। लेकिन आप लोग को इसीलिए एनसीईआरटी इसको स्पष्ट कर दिया है। अब आगे सुनिए, अब कह रहा है प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार अब देखिए जो अगला पॉइंट है, तो हम लोग ठोस को पढ़ चुके हैं। अब द्रव अवस्था को हम लोग पढ़ेंगे। द्रव अवस्था क्या है, तो द्रव अवस्था को हम लोग चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब कह रहा है कि एनसीईआरटी कह रहा है कि द्रव का जो आकार है, आकार जो है वह नहीं है, लेकिन इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जिस बर्तन में हम इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। इसको समझना है आप लोग को। कहता है कि द्रव का जो है वह आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। इसी को सुनना, द्रव का आकार क्या है, द्रव का आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित नहीं है। इसको चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे जल है, जल क्या है, एक द्रव है। जल क्या है, एक द्रव है। इसको अगर हम लोग गिलास में डाल दें, ठीक है, मान लीजिए कि 1 लीटर जल है, ठीक है, इसको एक गिलास में डालते हैं, तो वह उस गिलास में जाएगा तो 1 ही लीटर रहेगा या 2 लीटर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1 ही लीटर रहेगा। तो इसलिए मतलब कहने का गिलास का द्रव जो है उसका आयतन फिक्स है, चाहे वह 1 लीटर पानी को बाल्टी में रख लीजिए, चाहे ड्रम में रख लीजिए, चाहे कुछ में भी रख लीजिए, वह 1 ही लीटर रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसका आयतन क्या है, फिक्स है, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा, द्रव का आकार बदल जाएगा। अगर हम लोग गिलास में डालेंगे तो गिलास का शेप ले लेगा, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का शेप ले लेगा, थाली में डालेंगे तो थाली का शेप ले लेगा। इसका मतलब द्रव का आकार जो है वह निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है। इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने ये देखा कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। देखिए अभी इसको भी याद रखना है, ठोस और द्रव का जो मिश्रण होता है वह द्रव में संभव है। कहने का द्रव मिश्रण मतलब एक दूसरे कण का आपस में सटना। जैसे जल में जल एक क्या है, द्रव है, इसमें अगर हम लोग नमक को डाल दें, ठीक है, और दूसरे भी चीज़ को डाल दें तो ये आपस में क्या होगा, चिपक जाएगा। इसलिए कहता है कि मिश्रण जो है, ठोस और द्रव का मिश्रण जो है द्रव में भी संभव है। आगे पढ़ना है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। यहाँ पे समझिए कि वातावरण का जो गैस है वह क्या होता है, विसरित होकर जल में घुल जाती है, जिसको हम लोग कुहासा बोलते हैं, वही है। ठीक है, वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैस विशेषतः ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जलीय जंतु और पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में
द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। कह रहा है कि देखिए इसमें क्या बोला कि जैसे गैस जो है, जल पानी में जो मछलियाँ होती हैं वो क्या कहता है, अपना सांस लेता है, सांस लेती है, उसमें क्या होता है, इसका मतलब ऑक्सीजन है, जल में क्या है, ऑक्सीजन है, पहले से ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन को वो लोग सांस लेता है। इसका मतलब गैस, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है जो जल में घुलनशील है, ठीक है, जल में घुलनशील है। ठोस जैसे नमक, वो भी जल में घुल जाता है, ठीक है, और जो द्रव अवस्था में रहता है वो भी द्रव में घुल जाता है। इसका मतलब, कहने का मतलब जो है कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण होता है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण होता है, यही कह रहा है ये लाइन, ठीक है। आगे समझिए, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में मिश्रण, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में मिश्रण की दर अधिक होती है। बात सही है, ठोस की अपेक्षा द्रव में क्या होगा, मिश्रण ज़्यादा होगा, क्योंकि द्रव क्या होता है, द्रव का कण दूर दूर रहता है, द्रव का कण दूर दूर रहता है, जिस कारण से कोई भी कण आपस में जल्दी जुड़ जाते हैं, जिस कारण से कोई भी कण आपस में जल्दी जुड़ जाते हैं। लेकिन ठोस का कण जो होता है वह मजबूत होता है, सघन होता है, जिस कारण से कोई भी कण आपस में जल्दी से जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए द्रवों में, ठोस की तुलना द्रवों में मिश्रण ज़्यादा होता है। और देखिए अब यहाँ पे समझिए, क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होती है। कह रहा है ठोस की अपेक्षा द्रव में क्या होता है, रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, जो मैंने कहा था आपको, वही बात यहाँ पे कह रहा है ये एनसीईआरटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गैसीय अवस्था है, तो गैसीय अवस्था है, ठीक है, और गैसीय अवस्था को हम लोग अगले चैप्टर में मतलब अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग समझेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे कि कितना अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, मतलब कितना अच्छा पढ़ा नहीं, कितना अच्छा सेटअप हो पा रहा है, और आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए, या एनसीईआरटी को पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया जाए, बस आप लोग को निर्णय लेना है, ठीक है। और आप लोग को जो कहेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे कि दूसरा बुक पढ़ाएं या तो जैसे एसके झा सर का बुक आता है उसको पढ़ाएं, तो आप लोग के लिए वो भी हो जाएगा। आप लोग देखिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमें भी उतना टाइम नहीं मिल पाता है जितना हम आप लोग को दे पाएँ। तो आप लोग के लिए, आप लोग का भविष्य बने, इसलिए मैं कोशिश करूँगा अपना टाइम देने के लिए आप लोग सबको। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए इसी तरह से। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद।